नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पैनी पॉकेट्स में। मैं विनय कुशवाहा। आज हम बात करेंगे टैक्स पे टैक्स कैसे लग रहा है इस देश में। जैसे कि लास्ट हमारे वीडियोस में बजट के बारे में मैंने बताया था, और बजट में गवर्नमेंट ने कितने तरह के टैक्सेस लगाए, और खास करके जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लोग हैं इनके ऊपर नया क्या टैक्स अप्लाई हुआ है इसके बारे में बना, जिसमें भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो उसमें से एक कमेंट में हमारे जो एक वॉचर हैं उन्होंने पूछा कि भाई अगर इनकम टैक्स चलो ठीक है स्टॉक मार्केट पे लगाए, लेकिन ये जो पैसा स्टॉक मार्केट में आ रहा है मिडिल क्लास की तरफ से, ये पैसा भी तो ऑलरेडी एक बार टैक्स कटेड है। मतलब जिसने भी ये इनकम कमाया होगा मार्केट में पैसा डालने से पहले, उसने अपने इनकम पे टैक्स दे चुका है। अगर वो सैलरीड में से है तो बिजनेस है तो बिजनेस पे टैक्स उसके लगा होगा, और अगर ये इन दोनों ही स्लैब में नहीं आता है तो ऑब्वियस है कि उसकी इनकम उससे भी टैक्स स्लैब से भी कम होगी। तभी सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि एक मिडिल क्लास का जो एक एग्जाम्पल है, या मिडिल क्लास का महत्व गवर्नमेंट की तरफ से क्या है। मिडिल क्लास कौन है? वो जो 5% टैक्स स्लैब में आ रहा है, 10% में आ रहा है, 15 में आ रहा है या 20 में आ रहा है। इसको अगर कैटेगराइज किया जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं 5% टैक्स स्लैब में आने वाला वो अपने आप को लोअर मिडिल क्लास समझे, 10% वाला अपने आप को मिडिल क्लास समझे, और 15% वाला अपने आप को अपर मिडिल क्लास समझे, और जो 20% में आते हैं वो थोड़े से मतलब उसे हम रिच ही कह सकते हैं कि रिच लोग हैं जिनका 15 लाख से ऊपर की मंथली सैलरी आ रही है। और 30% की तो बात ही अलग है, वो तो अल्ट्रा रिच में आ जाता है जिसकी। तो ये जो टैक्सेस का स्लैब है 5, 10, 15, 20 और 30% तक का, ये तो चलो उनके लिए हो गया जिनकी इनकम ज्यादा है। लेकिन क्या ये 5% टैक्स पे करने या 10% पे करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है, तो वो तो उस टैक्स पेयर का पर्सनल अमाउंट है। अब उसे वो जैसे चाहे वो उसे खर्चा करे और जहां चाहे वहां खर्च करे। लेकिन जब वो ये एक्सपेंस करने के लिए मार्केट में निकलता है तो सबसे पहले उसकी जो होम नीड होती है, घर की जरूरत है, ग्रोसरी पे 5% का टैक्स देना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल है उस पर भी गवर्नमेंट जीएसटी लेती है। उसके बाद आजकल तो ऐसा हो गया कि हर घर पे जितने भी फैमिली मेंबर्स है सबका मोबाइल रिचार्ज होता है, तो उस रिचार्ज के अमाउंट में भी जीएसटी इंक्लूड होता है। फिर वो पैसा जो हमने टैक्स देने के बाद बचाया, वो जो रिमेनिंग अमाउंट है, जब उसे हम खर्च करने के लिए मार्केट में निकलते हैं और अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं, तो ऐसा क्यों है कि हमें उसे हर प्रोडक्ट पे टैक्स देना पड़ता है, चाहे वो 5% हो या 18। मेजरली तो ज्यादातर चीजें जो होती हैं उस पर 18% ही टैक्स है। तो हमें वो दोबारा रिपीटेटिव टैक्स क्यों देना है? हम एक बार तो दे चुके हैं। तो इस चीज को गवर्नमेंट देखे ना कि कैसे जिस इंसान ने अगर ऑनेस्टी के साथ अपना टैक्स भरा हुआ है वो दोबारा क्यों इनडायरेक्ट टैक्स दे। और तो वैसे ही आफ्टर टैक्स पेइंग हम बन जाते हैं गवर्नमेंट के लिए, इस देश के लिए एक एंड कंज्यूमर। तो एंड कंज्यूमर हमेशा उस प्रोडक्ट को यूज करता है जो कि मार्केट में कंज्यूमर के पास आने के बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर ग्रोसरी प्रोडक्ट है तो वो मेरे पास आने के बाद तो वो खत्म हो गया मार्केट से। लेकिन जब मैं उसे खरीद रहा हूं तो उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होना थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूं। जैसे कि मैं कोई ग्रोसरी प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, तो उस जिस स्टोर से मैंने ग्रोसरी प्रोडक्ट खरीदा, ऑब्वियस है कि वो उस पे अपना बेनिफिट, अपना प्रॉफिट रखता होगा, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन उसके पास अच्छा खासा होता होगा। हम किसी भी चीज को खरीदते हैं तो, और जिससे हम खरीदते हैं तो उसके पास बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता है, तभी वो इस तरह के बिजनेस में है। या कि अगर हम किसी से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो प्रोडक्ट हमने जिससे खरीदा उसने वो प्रॉफिट जनरेट किया है, मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं तो कंज्यूम कर रहा हूं, मेरे लिए तो वो खर्चा है, मेरा एक्सपेंस है। तो जिसने उस चीज को बेचा है, सेल किया है, तो ऑब्वियस उसके पास प्रॉफिट होगा। तो आप उसके प्रॉफिट से उससे टैक्स लीजिए ना, हम एंड कंज्यूमर से क्यों टैक्स ले रहे हैं? और अगर इसमें अगर एक पॉइंट ये भी है कि जो लोग इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं, उन्होंने टैक्स नहीं पे कर रखा है, तो फिर इन चीजों को जब वो परचेस करते हैं मार्केट में तो उस पर टैक्स अप्लाई कैसे होगा? तो जब वो टैक्स पेयर स्लैब में ही नहीं है तो आपके हिसाब से तो वो तो लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे आ गए, वो गरीब है, तो उनसे फिर टैक्स लेना ही क्यों है? और लेकिन उस दुकानदार से जो उसका सामान बिक्री हुआ उसमें टैक्स पेयर भी आ रहा है, नॉन टैक्स पेयर भी आ रहा है, लेकिन उसका रेवेन्यू तो वैसे का वैसे ही है, उसकी वॉल्यूम्स में तो कोई असर नहीं पड़ा, तो वो अपने प्रॉफिट में से देना। जैसा कि दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जांपल से बताना चाहूंगा। अगर आजकल तो मतलब 10,000 से भी कम के मोबाइल फोन्स आने लगे हैं, वो आ गया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में। इलेक्ट्रॉनिक पे गवर्नमेंट ने 18% जीएसटी लगाया है। ठीक है, जो आदमी इनकम जॉब है जिसके पास वो इनकम जनरेट कर रहा है और एक मोबाइल खरीदता है 15,000 का, अगर वो टैक्स पेयर में है तो ऑलरेडी उसने पे कर चुका है। अगर वो टैक्स पेयर स्लैब में नहीं आता है तो ऑब्वियस उसने एक मोबाइल खरीदा 15,000 का, उस मोबाइल पे 18% की जीएसटी है। लेकिन जो बंदा जॉबलेस है, जिसने के पास काम नहीं है, अगर वो भी मोबाइल खरीदने आता वो भी तो 18% जीएसटी दे रहा है। तो ये कैसे कैटेगराइज होगा कि एक जॉब करता हुआ बंदा वो भी आपको 15,000 का मोबाइल खरीद रहा है, और जो जॉबलेस है जिसके पास इनकम ही नहीं है वो भी आपको 18% जीएसटी दे रहा है? और एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं दोस्तों, जैसे कि बात आ गई मेडिसिन की, तो मेडिसिन भी अगर कोई खरीद रहा है तो ऑब्वियस है कि वो उसका तो एक्सपेंस के साथ साथ उसकी एक मतलब कहते हैं ना कि ये तो बहुत बड़ी जरूरत हो गई है कि इसे तो अवॉइड कर ही नहीं सकता। वो मेडिसिन खरीदेगा तो मेडिसिन पे भी अगर 5% भी टैक्स है तो वो मेडिसिन पे 5% टैक्स एंड कंज्यूमर से क्यों लिया जा रहा है? आप मेडिसिन वाली कंपनियों से लो ना, क्योंकि वो तो प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कोई मेडिसिन या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि बिना प्रॉफिट के कोई कंपनी सेल करती है, सब में प्रॉफिट ऑब्वियस होता है उनका। और जब हम एंड कंज्यूमर उसे खरीदता है, मेडिसिन खरीदता है, तो हमारे लिए तो रेट टू रेट होना चाहिए। अगर 100 रुपए की कोई दवा है तो वो मुझे 100 रुपए की पड़नी चाहिए। अगर जो मैन्युफैक्चरर है उसे 40 रुपए में बनाता है, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो पूरा सेल का स्ट्रक्चर और चेन होता है, इसमें ये जो लेवल्स खत्म करते हुए मैन्युफैक्चरर होता है, या जो शॉपकीपर जो एंड में आता है जिसके बाद कंज्यूमर ले रहा है, तो उस शॉपकीपर ने भी अगर 100 रुपए का उसे दवाई बेचा है तो उसमें भी 10 से 20 रुपए तो अगर वो कमा रहा है, तो वो 20 रुपए करते करते पूरे दिन का, पूरे महीने का, पूरे साल का जो उसका टोटल इनकम होता है, आप उस इनकम में उसके स्लैब्स के हिसाब से उससे इनकम टैक्स लीजिए। लेकिन प्रोडक्ट्स ऐसी चीज है जो एंड यूजर के पास जाने के बाद टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बात करें, जैसे अभी मैंने मोबाइल का बात किया, वॉशिंग मशीन है, एसी है, टीवी है, और
बहुत सारे होम अप्लायंसेज है, ये सब नीडफुल है। ये प्रोडक्ट है तो ऑब्वियस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी उसकी नीड है, तो वो भी हम पे करने टाइम इलेक्ट्रिसिटी पे 5% जो जीएसटी दे देते हैं, और वैसे भी स्टेट वाइज अलग अलग होता है, 5% से 15% तक होता है। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अगर कोई इंसान खरीद रहा है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो या अपर क्लास हो, तो उसके जो प्राइस रेंज है उसके हिसाब से आपने ये तय नहीं हो पाता है ना कि मतलब ठीक है कि कोई टीवी अगर 15,000 का मिल रहा है तो वो मिनिमम रेंज है, उस पर नहीं होना चाहिए। कोई 1.5 लाख की टीवी खरीद रहा है, आप उस पर लीजिए 28%, क्योंकि वो 1.5 लाख की टीवी वो खरीद रहा है जो 30% स्लैब में आ रहा है, तो उनकी इनकम भी इतनी ज्यादा होती है कि वो उस चीज को पे कर सकते हैं। लेकिन दुनिया सेल कर रही है, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, ये सब चीजें, तो जब ये चीजें एंड कंज्यूमर ने खरीद लिया अपने यूज के लिए, तो उन कंपनी को होने वाले प्रॉफिट में से टैक्स होना चाहिए। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज एक ऐसा पॉइंट उठाया जो हमारे और मतलब आपसे और आम जनता से काफी ज्यादा रिलेटेड है। मैं टैक्स के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये जो टैक्स का हिरार्की बनते हुए आ रहा है, टैक्स का जो स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए हम भी जब मार्केट में जाते हैं, आप जब जब अपने जेब से पैसे निकालते हैं, चाहे वो कुछ खाने के लिए, वो किसी ऐसे सामान को खरीदने के लिए जो आपका डेली नीड्स हो या डेली यूज का कोई प्रोडक्ट हो, आप किसी चीज का सर्विस के लिए भी पे कर रहे हैं ना, तो एवरी टाइम मतलब 90% ये मान के चलिए कि आप हर बार एक टैक्स पे कर ही रहे हैं, चाहे वो माइनर ही अमाउंट में क्यों ना हो। अभी आप सेविंग करके कुछ पैसा जमा करके अगर आप कार या बाइक लेने का सोचते हैं, तो पेट्रोल जो हम भरा रहे हैं, तो पेट्रोल पे कम से कम पेट्रोल पे तो अलग ही है, उस पर तो 50% तक का टैक्स लग जाता है। हमें कितनी जगह टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, क्योंकि रोड पे चल रहे हैं तो रोड टैक्स है, अच्छा हाईवे बन रहे हैं तो हाईवे पे टोल टैक्स है, और खाना खा रहे हैं रेस्टोरेंट पे, उस पे 5% टैक्स है। अच्छा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मूवी देखने जा रहा है तो उसके टिकट पे टैक्सेस है। कार पार्किंग है, बाइक पार्किंग है, वहां पे टैक्स लगता है। अगर हम ट्रैवल की बात कर ले, रेलवे हो या एयरपोर्ट हो, उनके टिकट्स में जो टैक्स होता है, मतलब कोई ऐसी चीज पता चले जिसमें टैक्स नहीं लगता तो बात समझ में आए। तो ये जब टैक्सेशन का पूरा अगर हम सिस्टम समझे, तो 100 में से ऐसा लगता है कि 50% तो गए, बचे 50% वो कहां बचे नहीं समझ में आता। फिर आदमी आता है इन्वेस्टमेंट करने पे, तो इन्वेस्टमेंट में जैसे गोल्ड है, तो ऑब्वियस है गोल्ड पे 15% था, उसे आपने घटा करके 6% कर दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन गोल्ड में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, वो फिजिकल गोल्ड भी तब लेते हैं या तो थोड़ा सा शो ऑफ होता है, या फिर घर में ऐसी शादी की नीड होती है, या कोई ऐसा फंक्शन होता है जिसमें गोल्ड की जरूरत है, जिसको आपने घटा के 6% तो कर दिया। बट गोल्ड का प्राइस भी तो बहुत ज्यादा था, किसी चीज का प्राइस को ज्यादा करके उस पर फिर डिस्काउंट मिल जाए तो फिर वो गैप फुलफिल नहीं होता है। या जो नेक्स्ट जनरेशन सेविंग इसे कह सकते हैं, गोल्ड का अच्छा रिटर्न उसे ही देखने मिला है जहां एक जनरेशन खत्म होती है। म्यूचुअल फंड अगर हम खरीदते हैं तो म्यूचुअल फंड पे बाइंग टाइम पे लगता है, उसके सारे एसआईपी जितने होते हैं उस पर इनकम टैक्स इंक्लूड होता है। लगता है कि 20,000 पर मंथ भर रहे हैं, बट उसमें भी चार्जेस होते हैं एप्लीकेबल। फिर जब हम उसे ब्रेक करते हैं, जब हम प्रॉफिट में उठाते हैं, तब भी उस पर इनकम टैक्स लगता है। तो ये वीडियो में अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना अगर चाहे रिटेलर, तो एक स्टॉक मार्केट का रास्ता समझ में आता है, या दिखता है कि हाँ ये एक ऐसा जगह है जहां मैं शॉर्ट टर्म में कुछ पैसे कमा लूंगा। या अगर लॉन्ग टर्म में भी है तो मुझे जो अदर फंड्स हैं, चाहे इंश्योरेंस का हो या इन्वेस्टमेंट के म्यूचुअल फंड्स का हो या एलआईसी हो, ग्रोथ प्लान हो, जितने भी ये सिस्टमेटिक चीजें आई हैं, अगर इनसे भी मुझे कुछ ज्यादा रिटर्न चाहिए तो वो स्टॉक मार्केट की तरफ रुख करता है। और हमने पिछले वीडियो में इसी बारे में बात किया है। आते ही आपने उस पर जो टैक्स नया अप्लाई कर दिया है, शॉर्ट टर्म पे 15 से 20 और लॉन्ग टर्म में 10 से 12.5, ये उसके लिए बहुत बड़ा इंपैक्टफुल हो गया है। मतलब गवर्नमेंट ने ठीक है हर तरह का टैक्सेस ले लिया, सब कुछ है, तो उसके बाद गवर्नमेंट का मतलब खर्चा भी होता है, डिफेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो और भी मतलब सेक्टराइज है, इंडस्ट्रियल चीजों पे करते हैं, हमारे लिए करते हैं, जॉब क्रिएशन होता है, नए नए इंडस्ट्री आते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन वो सब तो मतलब बेसिक नीड्स है एक कंट्री की, वो तो होनी चाहिए। और एंड में हम एक बात कर लेते हैं, जैसे मैंने इतने सारे टैक्सेशन की बात करी, तो इसमें ये भी आता है कि गवर्नमेंट एग्जम्पशन भी तो देती है, टैक्सेस पे रिबेट होता है, इस पे रिफंड होता है। और इसका मतलब ये थोड़ी जो कि टैक्स बचाने के लिए आप ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान में अपना पैसा लगा रहे हो जिसका रिटर्न ही 20 साल 10 साल आगे का, और वो भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है। दोस्तों ये सब डेली लाइफ रूटीन में ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं आम आदमी के, जिसे हर चीज, छोटे से छोटे चीज का रिबेट लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो कुल मिला के मेरा यही कहना है कि अगर टैक्सेशन सिस्टम ऐसा बना हुआ है तो उस पर क्यों ना गौर किया जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। मैं आगे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।